चलिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, हम इन पांचों बातों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद नोट में इसको कंपेयर कर लेंगे। पहले बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस की बात करेगा कि वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आप सबसे पहले बताइएगा कि वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है कि कैसा इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर आपको बढ़िया बैटरी बैकअप चाहिए, ज्यादा कंडक्टेंस चाहिए, तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करो। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो लेड स्टोरेज बैटरीज होता है, जिसको हैवी बैटरीज भी बोलते हैं, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया जाता है। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर मोलैरिटी। आप किस तरह का केमिकल यूज कर रहे हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग या वीक, उसका मोलैरिटी कैसा है। अगर वीक भी है और मोलैरिटी हाई है तो ठीक है, कंडक्टेंस अच्छा शो करेगा। तीसरा है साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। टूटने के बाद जो आपका केमिकल का इलेक्ट्रोलाइट है, उसका आयंस कैसा है। ज्यादा बड़ा आयंस है, बड़ा बड़ा आयंस है तो जल्दी डिसोसिएट करेगा, और वो कितना ज्यादा डिसॉल्व कर जाता है सॉल्वेंट में, एक्वस मीडियम में या किसी और मीडियम में। फिर जो सॉल्वेंट आपने यूज किया है वो पोलर होना चाहिए, वाटर की तरह, वो बेस्ट रहता है। और साथ में उसकी विस्कोसिटी देखनी पड़ती है। मतलब ये नहीं कि आप इतना पानी में डालें कि बिल्कुल बहुत पतला हो गया, तब फिर वो केमिकल अच्छे से कंडक्टेंस नहीं करेगा। और लास्ट है पांचवा वाला पॉइंट, टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल या मेटालिक कंडक्टेंस में ये था कि इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पे इलेक्ट्रिकल या मेटालिक कंडक्टेंस कम हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप वहां जानेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलिए, सबका हो गया? यस सर। चलिए पहले जल्दी से लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यानी आपने ये दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया। एक था आपका इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टेंस, और दूसरा था इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयोनिक कंडक्टेंस। एक तीन बात पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो है एक तीन बात पे डिपेंड करता है, और दूसरा पांच पे डिपेंड करता है। चलिए स्टूडेंट, अब इसको समझिएगा ध्यान से। अब जो पॉइंट बता रहे हैं इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। देख लीजिए, ज्यादा पॉइंट, ज्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग उसको नोट में कंपेयर करते हैं, यहां सब समझिएगा। चलिए, ये चारों वर्ड को थोड़ा समझा जाए, क्योंकि अब आगे जाएंगे तो बार बार ये वर्ड आएगा। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ऐसे करके अलग अलग वर्ड्स आएगा, आपको परेशान करेगा। इस बात को समझते, कहीं कुछ, कहीं का सिर्फ कहीं पे अंकित कुछ सिंबल यूज करेगा, कहीं कुछ यूज करेगा, आपको दिमाग उसमें डाइवर्ट करेगा। उस बात को समझिएगा। जैसे नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी एक मेटल का स्ट्रक्चर देखा जाए, ये वायर है, उसकी लंबाई है, लेंथ है L, और ये कितना मोटा है वो है A। L क्या हो गया उसका, L हो गया लेंथ, और A क्या हो गया अर्नव, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L हो गया आपका लेंथ और A हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है पहले बच्चों? चलिए, अब हम जानते हैं इस फिजिकल डायमेंशन को, इस स्ट्रक्चर को देखकर एक बात तो मालूम पड़ेगा, रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा ही, बिकॉज R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जितना ज्यादा कंडक्टर का लेंथ होगा सर्किट में आप यूज करेंगे, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। तो कोशिश करना है कि सर्किट में वायरिंग के दौरान शॉर्ट लेंथ ही वायर यूज किया जाए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के उल्टा है, मतलब जितना मोटा वायर यूज कीजिएगा उतना अच्छा, उतना रेजिस्टेंस कम होगा, करंट उतना अच्छा फ्लो करेगा। इसीलिए मैक्सिमम जहां पे हैवी करंट फ्लो करता है
वहां पे आपने पढ़ा था काशिफ, वहां पे वायरिंग का जो वायर यूज करते हैं वो मोटा वायर होता है, तांबा का, है ना। इन दोनों को अगर मिला देंगे तो ये आपका ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो यहां से आपका आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2 R is proportional to L बटा A, है ना। तो फिर ये R बराबर आ जाएगा रो L बटा A, पहले भी पढ़े थे। यहाँ पे जो R यूज करते हैं वो है रेजिस्टेंस, और उसके फॉर्मूला में जो कांस्टेंट आता है जिसका सिंबल है रो, इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। बात को समझिए, R है रेजिस्टेंस और रो है रेजिस्टिविटी। ये दोनों प्यारे बच्चों जब तक ये R वाले नाम है, र वाले, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, ये दोनों हमेशा करंट को ऑब्स्टिकल करें। बोले सर ये अलग नहीं ना है, नहीं ये भी वही है। ये रेजिस्टिविटी भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है। कांस्टेंट का डेफिनेशन तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में खुद बना सकते हैं। अगर इस फॉर्मूला से निकालेंगे रो का वैल्यू, रेजिस्टिविटी का वैल्यू, तो वो आएगा R इंटू ए डिवाइड बाई एल। ए चल जाएगा ऊपर, एल आ जाएगा नीचे। यानी रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होता है उस वायर के लिए जिसकी लंबाई 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। इन दोनों को 1 मान लेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है इसके बराबर हो जाएगा। अब बात समझिएगा, अब इसको जस्ट उल्टा करना है। आपने जो पढ़ा आर पढ़ा, आर हो गया सर रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन जब आप रेजिस्टिविटी बोलते हैं तो वो वायर का लेंथ और एरिया दोनों 1 हो जाते हैं। देखिए कोई कांस्टेंट का अगर डेफिनेशन निकालना होगा ना काशिफ, तो सिर्फ उसके सबसे फ्रंट वाला को छोड़ दीजिए और बाकी सब वाला को 1 मान लीजिए। तो आपने मान लीजिए लेंथ को मान लिया 1 सेंटीमीटर या एरिया को मान लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी 1 मान लिया, 1 मीटर मान लिया। तो ये दोनों जब 1 हो जाएगा काशिफ, ये दोनों तो हट जाएगा, तो फिर ये रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर। रेजिस्टेंस जी। रेजिस्टिविटी भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है काशिफ, बस उस समय तार का लंबाई और उसका एरिया आपने फिक्स कर दिया है ना। आप और भी कोई जगह कांस्टेंट का डेफिनेशन निकाले हो काशिफ, आप देखिएगा आजू बाजू सबको हम बंद कर देंगे, और जो सबसे फर्स्ट आपने पढ़ा था फैराडेस लॉ में Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, उसमें आपने ऊपर वाले M को छोड़ दिया था और नीचे वाले को मान लिया था 1 एम्पियर जी, और टाइम को मान लिया था 1 सेकेंड। तो फिर कोई आपसे पूछेगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो वही मास है सर, ये वही मास के बराबर, तो सर वही मास से टूट के जमा हुआ। कौन सा मास से टूट के जमा हुआ सर, जब 1 एम्पियर का करंट पास किए 1 सेकेंड के लिए। तो आप किसी भी कांस्टेंट को ऐसे ही उसका डेफिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ भी रेजिस्टिविटी बराबर था RA/L, तो R को छोड़ दिया और A और L को मान लिया 1 तो ये रेजिस्टेंस ही होता है जिसमें तार की लंबाई 1 यूनिट होती है और एरिया 1 स्क्वायर यूनिट होता है। तो पहले बच्चों जब ये जो R आएगा ना जहां भी, ये रोकेगा ऑब्स्टेकल, ये करंट को कम करेगा, तार को गर्म करेगा, है ना, अच्छे से पास होने नहीं देगा करंट को, कहीं भी ये करंट को रोकता है। R से रेजिस्टेंस हो गया, और उसका यूनिट क्या है, OHM, ओम या फिर S। R आपका रेजिस्टेंस है जिसका इक्वल टू OHM ओम है, और ओम इसका यूनिट है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका जस्ट उल्टा है काशिफ रजा, G कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, ये करंट को रोकता है, ये उल्टा है। कंडक्टेंस का होता है 1/R, मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो अगर ये करंट को रोकेगा तो ये करंट को आसानी से फ्लो करने में हेल्प करेगा। तो आपने भी जो 2 टॉपिक पढ़े थे ना प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, तो वो आपको ये समझा रहा था कि करंट कितना आसानी से फ्लो करता है मेटल्स में या फिर केमिकल्स के अंदर। तो ये G हो गया 1/R, तो यूनिट क्या हो गया 1/ओम, है ना। तो उसका यूनिट हो गया 1/ओम,
जिसको ओम इनवर्स या एस बोलते हैं। एस का मतलब साइमन। तो आप जब आगे कोल-रोसेस लॉ पढ़ेंगे और उसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो आप बहुत जगह ये एस एस देखेंगे। तो आप साइमन से डरिएगा मत। साइमन का मतलब होता है ओम का रेसिप्रोकल। 1/ओम या ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन। अब वैसे ही इसका देखिए रो का, रो को ओम बोलते मीटर हैं होगा जी रेजिस्टिविटी। एसआई में काफी ओम मीटर है और सेंटीमीटर भी हो सकता है, कहीं कहीं आपको दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो रो का है रेजिस्टिविटी, इसका ओम, ऊपर में मीटर स्क्वायर और नीचे में लेंथ का मीटर। ये ओम, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, एक कर जाएगा तो बिल्कुल सही जवाब। इसका रेजिस्टिविटी का यूनिट आएगा ओम इंटू मीटर। अब सिग्मा, सिग्मा है कंडक्टिविटी। पर आप कैसे अंकित, अर्नव जी, विशाल जी, जब वो एनसीईआरटी पढ़ के आता है सर वहां तो कुछ के टाइप का लिखा हुआ, के लिखा हुआ कप्पा, आप पढ़ा रहे सर सिग्मा। सिग्मा मेटालिक के लिए है काशी। जब इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टेंस होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू मेटल्स में से करंट पास कर रहा है ना, ये मतलब कंडक्टिविटी मेटालिक के लिए था। तो वो आ जाएगा 1/रो, यानी 1/ओम मीटर, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। लेकिन यही चीज सेम रहता है, कोई बदलता नहीं है। बस अंकित सिग्मा के बदले वो कप्पा बोलता है के, तो कैसे पूछ यहां कर देना कप्पा। कप्पा ये सिंबल का नाम है, KAPPA कप्पा। और ये भी कंडक्टिविटी है, पर ये केमिकल के लिए, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट केमिकल में यूज करते हैं वो। और इसका भी यूनिट वही होता है साइमन मीटर इनवर्स या फिर कभी कभी देगा साइमन सेंटीमीटर। तो घबराइएगा मत, सिग्मा या कप्पा कुछ भी आएगा तो डरने का जरूरत नहीं है। बस सिग्मा भी कंडक्टिविटी होता है, कप्पा भी कंडक्टिविटी होता है। सिग्मा मेटल्स में यूज होने वाला कंडक्टिविटी है, सिग्मा मेटल्स में यूज होने वाला कंडक्टिविटी है, और जो कप्पा है वो केमिकल्स में यूज होने वाला कंडक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों, मेरे सभी स्टूडेंट को अभी आगे का टॉपिक पढ़ने के पहले इतने का नॉलेज होना चाहिए। दो वर्ड विशाल जी, जो आर से बना है, आर से, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये दोनों करंट को रोकेगा, ऑब्स्टेकल करेगा। जिसमें भी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा वो कंडक्टेंस बढ़िया नहीं करेगा, चार्ज को ज्यादा अच्छे से पास नहीं कर पाएगा। इसका ओम है, इसका है ओम मीटर। और इन दोनों वैल्यूज को जब उल्टा कर देते हैं तो आता है जी कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी। पर कंडक्टिविटी में दोनों सिंबल हो सकता है। मेटल में से जब करंट पास कर रहा है वायर में से, तो सिग्मा भी हो सकता है और कप्पा भी हो सकता है। दोनों का मतलब कंडक्टिविटी होता है। और जैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी करंट को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, र रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी रोकना, है ना। और जो सी है कंडक्ट वाला, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ये करंट को इजीली फ्लो करते हैं। कोई का कंडक्टेंस अच्छा है मतलब वो आराम से ज्यादा चार्ज पास करेगा, वायर आपका बर्न भी नहीं होगा, जलेगा भी नहीं, ठीक है। और कंडक्टेंस का यूनिट है 1/ओम या ओम इनवर्स, इसको साइमन बोलते हैं। और रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। फिर आपने तो कहा था कि ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं, तो आपको साइमन मीटर इनवर्स भी लिख दिया। अगर कप्पा भी आएगा केमिकल कंडक्टिविटी, उसके अंदर भी साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स यूज किया जाता है। सर अगर ऐसा सिचुएशन है जिसमें रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों सेम हो तो क्या होगा सर, मतलब इक्वल होगा तो? इसके लिए एक रूल है विशाल, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा और समझिएगा। देयर इज नो कंडक्टर इन द वर्ल्ड विच डू नॉट हैव रेजिस्टेंस। ये रूल आपको ये बता रहा है विशाल, ऐसा कोई भी बढ़िया से बढ़िया कंडक्टर है ही नहीं जिसके पास रेजिस्टेंस ना हो। मतलब हर वायर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा ही। मेरे कहने का मतलब है कि कभी इक्वल नहीं हो सकता। या तो रेजिस्टेंस बहुत कम है तो कंडक्टेंस बहुत अच्छा है, लेकिन कोई वायर का कंडक्टेंस विशाल की बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस का 0 हो जाएगा।
और कोई का रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो कंडक्टेंस नेग्लिजिबल हो गया, बहुत कम हो गया, पर ये नहीं कि कंडक्टेंस जीरो हो गया। अगर आज लकड़ी को विशाल जी अगर लकड़ी को बैड कंडक्टर माना जाता है तो उससे क्या हुआ, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कंडक्टेंस नेग्लिजिबल है, पानी डाल देंगे मीडियम मिल जाएगा, फिर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। आप गीला लकड़ी से करंट को नहीं छू सकते हैं, उस समय पूरा करंट फ्लो करने लगेगा, मीडियम जैसे ही कंडक्ट करने लगेगा, इसलिए कभी दोनों बराबर नहीं होगा। ये सबका हो गया? यस Yes, सर। sir. चलिए पहले ये नॉलेज हम लोग को बहुत ही जरूरी था। अनीश मन्ना डेंटिस्ट, अर्नव सिन्हा, ज्योति शेखर, मानसी लिखिए ना, प्रणव सिंह लिखिए, हलवाई। Yes. चलिए यस सर, हो गया। ओके प्रणव, इतनी देर में तो प्रणव आप कितना जलेबी छान दें, ध्यान दीजिए। अब जल्दी ही प्यारे बच्चों ऑफलाइन भी स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर थोड़े दिन ऑफलाइन में कब खोल रहे हैं? 18 से खोल देंगे, 18 से 17 को ही आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे, 18 से ओपन करने का सोच रहे हैं। ठीक है सर, चलिए प्यारे हम बच्चों, खोल देंगे अपना आ गए। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो नॉर्मल हो गया आपका, लेकिन जिस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं उसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। इसको मिटा देते हैं प्यारे बच्चों, चलिए कोई पॉइंट छोड़िएगा मत। चलिए देखिए, अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग को पहले समझना पड़ेगा अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो वीवीआई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें है मेरा मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, एंड इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है KOHLRAUS, कोल-रॉसेस लॉ। कोहल लिखा हुआ है पर एच साइलेंट है, RAUSCH, कोल-रॉसेस लॉ। मतलब पहले समझना है मोलर कंडक्टिविटी को और फिर समझना है कोल-रॉसेस लॉ को, KOHLRAUSCH। इसके पहले हमारा एक विद्यार्थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा था, उसको भी लिखवा देते हैं, आखिर आपको सेल में काम आ ही जाएगा। चलिए तो पहले प्यारे बच्चों आप इसके ऊपर मोलर कंडक्टिविटी पर हम लोग पहुंचेंगे। हम लोग का टॉपिक जो हम लोग को पूरे ग्रिप पे लेना है, इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, आपके लिए बहुत ही आसान है, सिंपल मैथमेटिक्स है। उसमें हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी और कोल-रॉसेस लॉ के बारे में बेसिकली पढ़ना है। उसके पहले हमारे राहुल द्रविड़ ने कहा, सर इसका बता दीजिए। जब राहुल आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे तो फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पढ़ लीजिएगा। इसका सिंबल हो जाएगा राहुल द्रविड़ ई सेल, इसमें ई नॉट मत लगेगा, वो स्टैंडर्ड के लिए होता है। इसमें लिखिएगा इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप, it is the potential difference, it is the potential difference setup, ये पोटेंशियल डिफरेंस का सेटअप है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, setup between the metal and solution of its own ion।
जैसे राहुल, इसके कहने का मतलब है कि जब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास है मेटल में कॉपर, और उसके अंदर सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, तो वो जो कॉपर वाला मेटल अपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, उसी को बोलते हैं। या फिर जिंक को आपने डुबाया जिंक सल्फेट, तो जिंक और जिंक सल्फेट के बीच का इट शो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ये आपको बताएगी कितना वो, उसकी क्षमता कितनी है। इट शो शोज कर दीजिए, इट शोज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी कितना है। इट शोज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ये हमको टेंडेंसी बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन या तो कितना लूज करेगा या कितना गेन कर सकता है। इट शोज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। When the concentration of all the species involved in a half cell reaction is unit, जब सब चीज का कंसंट्रेशन हम 1 m लेते हैं तब ये इतना भी काफी है। आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में 1 m करके बताइएगा। एग्जाम में कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का डेफिनेशन पूछेगा प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस का सेटअप है। आप एक सेल में जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में, जो उसी के आयंस का है, जैसे जिंक और जिंक सल्फेट के बीच में, कॉपर और कॉपर सल्फेट के बीच में, उसके बाद मान लीजिए सोडियम और सोडियम नाइट्रेट के बीच में, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है प्यारे बच्चों। इससे हमको ये क्षमता मालूम पड़ती है कि उस इलेक्ट्रॉन की कितनी क्षमता है लूज करने की या गेन करने की। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। और अगर पूछ दिया कभी आपसे एग्जाम में कि नहीं इसका बताओ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, यानी ई लिख के ऊपर में ई नॉट लिख देगा। एक था सिर्फ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल ई सेल, और दूसरा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल। चलिए इसको लिखिएगा। हाँ बोलिए बोलिए, कौन सी क्लास? वो 11th का कल है। MWF में 11th का ट्यूसडे है ना, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे है। ये तो आप लोग अब तो हो ही गया है टाइम। सर हाँ बोलिए। हाँ क्या है सर MWF में? नहीं वो 11th क्लास का बैच, ओह, अभी सब ऑनलाइन ही है। ठीक है, तो हम लोग का तो रोज ही रहेगा ना? 10 o'clock आ जाइएगा, आधा घंटे में आ जाइए। ठीक है हाँ, और कोई क्लास नहीं ना है? 10 बजे आ जाइएगा। हम तो और सबको भी कॉल के बुला लेते हैं। ठीक है हाँ, स्टूडेंट चलिए आगे लिखिएगा। एक न्यू इंक्वायरी छोड़िएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में लिखिएगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजरमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस,
comma 1 bar pressure, comma 1 bar pressure, और उस समय प्रेशर होना चाहिए 1 बार, and 1 m solution, और ये आप लोग 1 यूनिट मोलैरिटी के लिए कैलकुलेट करेंगे, and 1 m सॉल्यूशन, 1 m सॉल्यूशन के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको आप ई नॉट सेल बोलते हैं। वही चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस, टेंडेंसी टू लूज, सब वही है, बस तब कंडीशन हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, 1 बार हो गया प्रेशर और 1 m हो गया सॉल्यूशन, इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब भी राहुल सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आएगा तो आपको बताना है कि सर ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेटअप हो जाता है मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन एंड। और सर ये बताता है कि इलेक्ट्रोड की कितनी लूज करने की या कितनी गेन करने की क्षमता है, एनोड और कैथोड के बारे में बता रहा है। और अगर वही आप पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान, 1 बार के प्रेशर और 1 मोलर सॉल्यूशन के साथ देंगे तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. चलिए, बहुत देर से वहां पे चले गए थे इसलिए सबका हो ही गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बस ये, और इसका फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े थे, ई नॉट ऑफ द सेल का, इसका न्यूमेरिकल तो आप लोग बना लिए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ई नॉट ऑफ द सेल निकालना था तो ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड को आपने माइनस कर दिया। देखिएगा स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए, एक नोट में बहुत बार, खासकर +2 के एग्जामिनेशन में, सॉल्ट ब्रिज पूछा हुआ है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में पूछा था कि उसका सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। नोट में लिखिएगा सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं और उसका क्या फंक्शन है, इसमें ए में लिखिएगा पहला। ये हम लोग बहुत से सेल में लगाते हैं ताकि कंडक्टिविटी अच्छी हो जाए, इंप्रूव कर जाए। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब। यू शेप है, यू ऐसे लिखते हैं ना, ऐसा ही है, वो उल्टा है, ऐसे करके। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। ये एक उल्टा यू शेप का ग्लास ट्यूब है। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब which contains a suitable salt in the form of thick paste। और इसके अंदर कंडक्ट करने के लिए एक सॉल्ट भरा होता है। which contains a suitable salt। It is an inverted U-shaped glass tube which contains a suitable salt
which contains a suitable salt in the form of a thick paste, टूथपेस्ट की तरह गाढ़ा पेस्ट in the form of a thick paste। खास बात याद रखेंगे 12th वाले बच्चे सब लोग, मेड इन अगर ये एक मीडियम है, थिक पेस्ट, उसके बाद है मेड इन AGAI अगर इससे क्या होता है कि ज्यादा आयंस की कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो अगर किसी भी एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों सर हाँ सर ये अगर क्या है? अगर एक मीडियम है जिसमें कोई चीज को बहुत जल्दी आयंस ज्यादा होते हैं, कोई चीज को बहुत जल्दी ग्रो कर दिया जाता है, बायो वाले बच्चे भी पढ़ते हैं अगर मीडियम में ग्रो किया जा रहा है कोई चीज को, इसमें आयंस की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो हम लोग जब कोई सेल बढ़िया से कंडक्टिविटी नहीं कर रहा, उसकी कंडक्शन कैपेसिटी कम हो गई है, उसके अंदर हम लोग इस सॉल्ट से बना हुआ ब्रिज लगाते हैं। अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछता है कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो आपको बताना है कि सर ये इन्वर्टेड उल्टा, सर यू शेप का उल्टा है, इन्वर्टेड मैंने उल्टा यू शेप का ग्लास का बना हुआ ट्यूब है, और सर उस ग्लास ट्यूब के अंदर हम लोग एक सॉल्ट भर देते हैं सर, और वो सॉल्ट गाढ़ा पेस्ट के रूप में होता है सर, और जिसको अगर में मिला के बनाया जाता है। ये हो गया। बी दूसरा, इट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन, दो फंक्शन काफी है। इट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन, अगर इसको हम लोग सेल में यूज कर रहे हैं तो हमको क्या क्या बेनिफिट है उसका पहला लिखिए फर्स्ट में। इट कंप्लीट इनर सेल सर्किट, कहीं सर्किट कंप्लीट नहीं है उसको जोड़ देंगे तो करंट स्टार्ट हो जाएगा। पहला है इट कंप्लीट इनर सेल सर्किट, ये सेल के अंदर वाले सर्किट को जोड़ देने पे कंप्लीट करता है। दूसरा है इट प्रिवेंट्स ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जेली लाइक सब्सटेंस या जो भी आपको डिफाइन किया गया है वो उसके फिजिकल स्टेट के बारे में, लेकिन ये एक मीडियम है जिसके अंदर कोई चीज को ग्रो करते हैं। सेकंड है आपका इट प्रिवेंट्स ये रोकता है, किस चीज को रोकेगा? ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन हाफ सेल टू द अदर, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर। ऐसा नहीं कि कोई एक केमिकल दूसरे वाले में चल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ब्रैकेट में इंप्रूव्स कंडक्टिविटी, ब्रैकेट में इंप्रूव्स कंडक्टिविटी, इस तरीके से कंडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों कि सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है कि सर ये ना एक उल्टा यू शेप का बना हुआ ग्लास ट्यूब है सर, जिसमें सर यू शेप का ये यू शेप उल्टा इन्वर्टेड यू शेप का बना हुआ ग्लास ट्यूब है सर, जिसके अंदर एक सॉल्ट को भरा जाता है ताकि वो कंडक्शन में हेल्प सपोर्ट कर सके, सर्किट को कंप्लीट कर सके। और ये जो सॉल्ट होता है वो एकदम गाढ़ा पेस्ट के रूप में होता है, इसको अगर मीडियम में डाला जाता है ताकि कंडक्टिविटी बनी रहे। इसके दो फंक्शन है सर, एक और है उसको लिख देंगे। ये कंप्लीट करता है इनर सेल सर्किट को, सेल के अंदर के सर्किट को कंप्लीट करता है ताकि आगे वो अपना प्रोसेस शुरू कर सके रेडॉक्स का। और सर ये जब तक ये सॉल्ट भी लगा हुआ है सर, तो एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में ये इलेक्ट्रोलाइट को शिफ्ट होने नहीं देगा, कंडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। सर हाँ बोलिए सर ये सॉल्ट ब्रिज कंपलसरी होता है सर हर सेल में? नहीं, वो जो जैसे आपका एक ही इलेक्ट्रोलाइट है और उसी के अंदर दोनों रॉड डूबे हुए, एनोड भी कैथोड भी, तब इसका क्या करेंगे?
लेकिन जैसे कॉपर है, कॉपर सल्फेट में, जिंक है, जिंक सल्फेट में, अलग अलग जो दो बर्तन और दो एनोड के थोड़ा अलग अलग बर्तन में लगे रहते हैं, तब उसके लिए उसमें ये काम करता है। लास्ट गया, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये थर्ड है। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, it maintains the electrical neutrality of electrolytes in the two half cells। देखिए यहाँ पे आपको जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा उसको हम बता दिए। इसमें क्या है, दो अलग अलग हाफ सेल है, कॉपर कॉपर सल्फेट में, जिंक जिंक सल्फेट में, कॉपर का रॉड एक अलग बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट में, जिंक का रॉड एक अलग बर्तन में। उस केस में ये काम करेगा। जिसमें दोनों एक ही में है उसमें ये काम नहीं करेगा। तो जब भी प्यारे बच्चों सॉल्ट ब्रिज के बारे में पूछेगा तो आपको यही बताना है, डेफिनेशन में बताना है कि एक यू शेप जैसा उल्टा यू शेप का ग्लास का बना हुआ ट्यूब है और इसके अंदर एक सॉल्ट गाढ़ा पेस्ट के रूप में रखा हुआ है, जो अगर अगर मीडियम में रखा हुआ है, अगर अगर मीडियम में मिला के बना है। तीन फंक्शन में सबसे पहला वाला आपके लिए आसान है, ये इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है, जोड़ते ही कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, एक बर्तन के इलेक्ट्रोलाइट को दूसरे हाफ सेल में, एक हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट को दूसरे हाफ सेल में ट्रांसफर होने नहीं देगा, यानी कंडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, कंडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। और तीसरा, ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को अलग अलग न्यूट्रल रखेगा दोनों हाफ सेल्स में, यानी चार्ज को हमेशा बैलेंस रखेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड और नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी वही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, वो भी टेंडेंसी टू लूज और गेन ही है, बस उसमें तीन चीजें ऐड कर दीजिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, प्रेशर 1 बार, और जो केमिकल इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलरिटी 1 m होनी चाहिए। आप अपने कॉपी को ध्यान से पढ़िएगा। ये समझ में आएगा राहुल? यस सर। चलिए, चलिए पहले बच्चों, इसी के साथ ये आपका फिनिश हो गया। अब अगले में हम लोग मोलर कंडक्टिविटी और कोल-रॉसेस लॉ, कोल-रॉसेस लॉ के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से हैं, मोलर कंडक्टिविटी और कोल-रॉसेस लॉ को अगले वाला क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों का ये क्लास नहीं भी हुआ वो लोग वीडियो लेक्चर देखकर भी, या कुछ लेट आए हैं तो बार बार उसको देखकर भी उसको एक बार समझिए, फिर एक्सप्लेन करेंगे। वैसे हर जगह सॉल्ट ब्रिज कभी काम आएगा, कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, तो हर जगह जब फिर से थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो वो रिवाइज आपका